नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में नेताओं की बयानबाजी की। हम बात करेंगे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के उस बयान की जिसके बाद बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ गया है। बिहार में नेता एक दूसरे पर बयानों के बाण छोड़ने में लगे हुए हैं, जुबानी जंग में कुछ भी बोल रहे हैं और एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिहार में विकास के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे को कोई भी हवा नहीं दे रहा है, पलायन के मुद्दे को कोई भी नहीं उठा रहा है। नीतीश लालू के शासन में हुए कामकाज पर आरजेडी को कोस रही हैं, तो वहीं तेजस्वी नीतीश राज का हिसाब मांग रही हैं। वहीं बीजेपी मोदी के नाम पर राज्य की जनता से वोट मांगने की कोशिशों में लगी हुई है। सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों ने एंट्री कर ली है। चुनावी मैदान में अब भारत चीन, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद समेत और कश्मीर में आतंकियों पर की जाने वाली कार्रवाई की गूंज भी सुनाई दे रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से भी समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह ले लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा है कि हमें भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दों पर आतंकवाद से आजादी चाहिए। वहीं बिहार की सहयोगी जेडीयू कह रही है कि हम 5 साल के काम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। अब सवाल है कि क्या गृह राज्य मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए? क्या वोट के लिए ऐसे बयान देना ठीक है? क्या आरजेडी की सरकार बनने पर बिहार आतंकवाद का पनाहगार बन जाएगा? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ये विवादित बोल ही बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है चुनाव के वक्त वोट की खातिर जुबान भी बेकाबू होने लगे हैं। बिहार की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए इस बार विवादित बयानों की शुरुआत बीजेपी की ओर से हुई है। तो शासन बाबू की सरकार में भागीदार बीजेपी विकास की बजाय अब चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर वोट पाने की जुगत लगा रही है। वैशाली जिले के महनार में सोमवार को जेडीयू प्रत्याशी के नामांकन के बाद चुनावी सभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के लिए वो किसी से भी समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह ले लेंगे। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता की लोलुपता। केंद्रीय राज्य मंत्री के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तेजस्वी ने कहा कि हमें एनडीए सरकार की भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन के आतंकवाद से आजादी चाहिए। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? एक तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को वोट देने का मतलब बिहार में आतंकवादियों का राज बता रहे हैं। वहीं अब एनडीए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के इस विवादित बयान पर लीपापोती में जुट गए हैं। नित्यानंद जी के बयान का तात्पर्य है कि देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा का विषय है। इसको मैंने जहाँ तक देखा है एक तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है। उनकी जो भावना थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में थी। मेरे गृह राज्य मंत्री ने इसलिए कहा, भाषण की लौ में कहा, और वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पता है कि देश में आतंकी कहां कहां पनाह ले सकते हैं। उन्होंने कह दिया। अब इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे।
अब सवाल है कि क्या गृह मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए? क्या वोट के लिए ऐसे बयान देना ठीक है? बिहार चुनाव में विकास के नाम पर वोट मांगने का दावा करने वाले एनडीए नेता के ये विवादित बोल बता रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में विकास के मामलों में कुछ तो गड़बड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में आज दरअसल बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में जहां एक तरफ नामांकन का दौर लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि बिहार में चुनावी सरगर्मी भी अपने जोरों पर है। बिहार की राजनीति का तापमान इस कदर बढ़ा हुआ है कि बिहार में नेता एक दूसरे पर बाणों के तीर छोड़ रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जुबानी जंग में कुछ भी बोला जा रहा है। मतलब कुछ भी बोला जा रहा है क्या मतलब ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव जहां नजदीक है, तो वहीं अपने आपको जनता का हितैषी साबित करने की कोशिशों में राजनेता कतई पीछे नहीं है और यही वजह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अपनी मर्यादाओं को भी नेता भूलते जा रहे हैं। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मोहसिन अली मासूमी जी हमारे साथ हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ राजेश भट्ट जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी के। आपका भी राजेश जी बहुत स्वागत है। और राजेश यादव जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है आरजेडी के। आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ सीधे जुड़ जाएंगे सीधे जनार्दन मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम मोहसिन जी के साथ करते हैं। मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बिहार में बनी हुई है, एक तरफ विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि चुनावी सरगर्मियां भी अपने जोरों पर है, लेकिन इस बीच भारत पाकिस्तान का मुद्दा लेके आना, इस बीच भारत चीन का मुद्दा लेके आना और इस बीच मुद्दा कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के बाद बिहार में आके पनाहगार अपने ले लेना, ये तमाम मुद्दे कहां से बिहार के विधानसभा चुनाव में आ गए सर? अनिया जी देखिए, बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है विकास का। 15 साल से जो माननीय मुख्यमंत्री ने और इस एनडीए सरकार में जो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ने विकास ही विकास किया है और सिर्फ और जनता के बीच में सिर्फ विकास ही मुद्दा है कि 15 साल में जो विकास हुआ है वो एक रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री ने और इसी विकास को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो विकास के अलावा सर, लेकिन विकास मुद्दा तो है, मुद्दा ही नहीं है। वे विकास का मुद्दा कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ पे तो सिर्फ भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, धारा 370 हटा दी तो वहां से अब जो आतंकवादी है वो बिहार में पनाहगार बन जाएंगे, पनाह ले लेंगे। आरजेडी की सरकार आ गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो। ये तमाम जो विषय पर चर्चा हो रही है, क्या लगता है कि इसकी जरूरत है इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में सर? भाई देखिए, ये जो चर्चा जो हो रही है, अब वो किसी का अपना विचार अपनी सोच हो सकती है। ये बिहार बुद्ध की धरती है, यहाँ कभी आतंकवाद ना आ सकते हैं ना आतंकवादी पनप सकते हैं। और नीतीश कुमार जी ने जो न्याय के साथ विकास और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के साथ नीतीश कुमार जी कभी समझौता कर ही नहीं सकते हैं। ये 15 साल में बिहार की जनता और जो इस लाइन में आए हैं। नहीं तो ये बात सर आप राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को क्यों नहीं समझा पाए कि अगर आरजेडी की भी सरकार आएगी तो भी आतंकवादी यहाँ पर नहीं आ सकते? एक सवाल इस बात को लेकर राजेश यादव जी मेरा आपसे है, क्योंकि नित्यानंद राय जी कहते हैं कि अगर आरजेडी की यहाँ पर सरकार बनती है तो आतंकवादी बिहार में पनाहगार हो जाएंगे, यानी कि अपना ठिकाना बना लेंगे। अभी आपने सुना मोहसिन अली जी को, इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिहार की धरती पे कभी आतंकवादी नहीं आ सकते। ये इतना विरोधाभास क्यों एक ही गठबंधन की पार्टियों में? राजेश यादव जी। राजेश यादव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, सुनाई पड़ रहा है। राजेश यादव जी, जिस तरह से भारत चीन, भारत पाकिस्तान का विषय जो लगातार उठाया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर का मुद्दा भी उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार सूबे में बन जाती है, बिहार में बन जाती है, तो यहाँ पर कश्मीर से जो आतंकी भगाए जाएंगे वो आतंकी बिहार में आ जाएंगे अगर आरजेडी की सरकार बन जाती है। क्या वाकई आपको लगता है ऐसा? मोहसिन अली जी को तो ऐसा नहीं लगता? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है।
लेकिन राजेश भट्ट जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश भट्ट जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर में, क्या वाकई आपको लगता है जिस बात का जिक्र अभी नित्यानंद राय जी ने किया, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच एड़ी चोटी का जोर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है ताकि अपने आप को बेहतर साबित कर पाए जनता के बीच। एक तंत्र में दरअसल बात आज बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में बयानों के तीर चल रही हैं और इस तीर के अंदर कौन घायल हो रहा है और कौन नहीं, इसी की आज हम बात कर रहे हैं। दरअसल मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं वो कहीं दूर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब जो बहस हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वो उन मुद्दों पर हो रहा है जिससे बिहार चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो जाहिर तौर पर इससे कोई बिहार की जनता इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि ऐसे में क्या इन मुद्दों का कोई महत्वता है क्या इस बिहार विधानसभा चुनाव पे? इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल इस बात को लेकर है राजेश यादव जी, जिस पर मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जवाब लेना चाह रही थी कि मोहसिन अली जी का कहना है कि जिस बात का जिक्र नित्यानंद राय जी ने कहा और ये कहा कि जो कश्मीर है वहां से आतंकवादियों को भगाया जाएगा, तो अगर आरजेडी की सरकार बिहार में बन जाती है तो वो तमाम आतंकी बिहार में पनाह ले लेंगे। क्या इससे इत्तेफाक आप रखते हैं क्या? राजेश यादव जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? अभी केंद्र सरकार के इशारे पर हज चल रहा है, वहाँ आतंकवादी चल रहा है। केंद्र सरकार के इशारे पर डिस्टर्ब हो रही बहुत, कैसे कट के आ रही है। राजेश यादव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है जी जी, जवाब दीजिए सर। बोलिए सर राजेश यादव जी। लगता है चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से सर आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। जनार्दन मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों का क्या बिहार में किसी भी तरह का कोई औचित्य है या फिर इस तरह के मुद्दों को उठाना बिहार में चाहिए, और क्या इसके बिना पर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो सकता है? देखिए, ये एक चुनावी माहौल में ऐसे बयानवीर आप देखते ही हैं, वो आते ही रहते हैं और बयानों से अपनी राजनीति को सजाना एक आम ट्रेंड बन गया है। जिस मुद्दे से जुड़े हुए चीज़ों में लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, ऐसी चीज़ों को कह के जिससे ज़्यादा लोग आकर्षित हो, ऐसे लोगों को बोला जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रहार किए जाने चाहिए जो मुद्दे से लोगों को भटकाए। जो चीज़ें वहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गरीबी है, वो बेरोजगारी है, वो भुखमरी है, वो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य है। इन सब चीज़ों पर बात करनी चाहिए। अगर भटका कर लोगों को और एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, जो हालांकि ये आम बात हो गई है आजकल के चुनाव में, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जाता है। जी, जाहिर तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जाता है। इस बात का जिक्र अभी जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं। लेकिन राजेश भट्ट जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई आपको भी लगता है ऐसा? क्या राजेश भट्ट जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी राजेश भट्ट जी, क्या वाकई आपको भी लगता है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? केंद्र की भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने चिंता जताई है, वो बहुत हद तक जायज है। लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बिहार से उसका कोई सरोकार नहीं है। बिहार के चुनाव में स्थानीय मुद्दे काफी प्रभावी हो सकते हैं, जिस पे चर्चा होनी चाहिए थी।
जैसे 30 साल की सरकार ने, पिछले 30 साल की सरकार में देखा जाए तो आतंक और अपराध का पर्याय राजद की 15 साल की सरकार रही। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो जदयू भाजपा की सरकार, उसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी सरकार कई मुद्दों पर विफल रही। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड की बात करें, मजदूरों के पलायन की बात करें, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, छात्रों के लिए रोजगार का मुद्दा हो या महिला उत्पीड़न का मामला हो, इन सबों पे नीतीश जी की सरकार ने बिल्कुल ही संवेदनहीनता दिखाई है। आज अपराध का रिकॉर्ड कहीं जंगल राज से बढ़ गया है। तो हमारा मानना है कि इन स्थानीय मुद्दों पे बात होनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई है देश की सुरक्षा को लेकर, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। देश के गृह राज्य मंत्री हैं माननीय नित्यानंद राय जी, उनकी चिंताबाजी हो सकती है। ठीक है, स्थानीय मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। राजेश यादव जी, स्थानीय मुद्दे कहाँ हैं सर? क्यों स्थानीय मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही? आपने देखा होगा कोरोना काल में मजदूरों का पलायन, नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है, एक मजदूर को बड़ी है, बाढ़ में तबाह हुए हैं, काम दिया जाएगा, तबाह हुए हैं। इस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा, अब तो हम लोगों को डर लग रहा है बिहार की जनता को कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के समय पुलवामा में हमला हुआ, उसी तरह से ये लोग फिर कोई हमला नहीं करवा दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने साजिश करता है कि इनके गृह मंत्री का इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य की जनता को सचेत रहना होगा। ये लोग हमला करवा सकता है राज्य में, ये लोग हम आतंकवादियों को बुला करके ये लोग हमला करवा सकता है और कहेगा कि देखिए हमला हो गया। तो ये लोग कुछ भी कर सकता है ना, चुनाव जीतने के लिए कोई कुकर्म कर सकता है। ये लोग जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोकतंत्र के हत्यारे हैं लोग। ठीक है, मोहसिन अली जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सेना पर सियासत करना क्या सर सही है? अगर सेना बॉर्डर पर है, तैनात है और देश की सुरक्षा जवान करते हैं तो वो तो सेना की वीरता है, सेना का शौर्य है। और सर, सेना क्या किसी पार्टी विशेष के लिए थोड़ी ना काम करती है? सेना पर सियासत करना क्या जायज है क्या, और क्या ऐसा करना चाहिए? मोहसिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए। मोहसिन जी, सवाल यही कि क्या सेना पर सियासत करना सही है? अगर नित्यानंद राय इस तरह के बयान देते हैं तो क्या ये सेना पर सियासत करने वाला बयान नहीं है क्या? नेहा जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि देखिए, बिहार की जो स्थिति है, आज जो बिहार के लोग जो है सिर्फ विकास के अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं। जहां शराब पीने वालों को जेल भेज दिया जा रहा है, जहर लेने वालों को जेल भेज दिया जा रहा है, तो बिहार में एक ऐसा माहौल है कि बिहार की पूरी जनता जो है, बिहार की पूरी जनता एनडीए की तरफ है, नीतीश कुमार को देख रही है। उनको पता है कि नीतीश कुमार और अभी सरकार के आने का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार रहेंगे। गृह मंत्री को समझाइए ना इस बात को, इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? डर है। मोहसिन जी, ये बात वाकई नित्यानंद राय जी को क्यों नहीं समझ में आ रही कि अगर विकास आपने किया है या आप गठबंधन में रहे हैं और अगर आप विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो वहां पर चीन, पाकिस्तान, कश्मीर से धारा 370 हटा देना, अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो आतंकवादियों का पनाहगार बिहार बन जाएगा, इस तरह के बयान से बचना नहीं चाहिए क्या? सरकार तो एनडीए की बनेगी और नीतीश कुमार ने जो काम किया है, सामाजिक सौहार्द, आपस में जो एक माहौल पैदा किया है, यहाँ तो सामाजिक कुरीतियां तक को दूर कर दिया गया है। शराब पीना को बांटने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम नीतीश जी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को तोड़ने का काम किया है। राजेश यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप नीतीश बाबू या फिर यूं कहे कि बीजेपी अगर चीन, पाकिस्तान और कश्मीर का राग अलाप रही है तो सर आप तो कम से कम विकास किस तरह का हुआ, क्या विकास हुआ और कहां पर खामियां हैं, उन मुद्दों को तो उठा सकते हैं। हमारा जो एजेंडा है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का,
बेरोजगारी का एजेंडा है, लोग जो पलायन कर रहे हैं उसकी एजेंडा है, लोगों की समस्या क्या है उसका एजेंडा है, और इन लोगों को आतंकवाद समस्या है। इन लोगों को कश्मीर और 370 धारा का तो हम लोगों ने स्वागत किया, आपके सत्तम खत्म हो जाना चाहिए। फिर 370 धारा, फिर राम मंदिर, फिर मथुरा मंदिर, इन लोग क्या बात करेंगे? इससे अलग हट ही नहीं सकते लोग ना। राज्य की जनता को गुमराह करने बांट रहे हैं ये लोग, समाज को तोड़ रहे हैं। समाज को तोड़ने का काम किया नीतीश जी ने 15 साल में। दलित और महादलित को बंटवा दिए, बांट दिए, अलग अलग कर दिए। कौन महादलित होगा, कौन दलित होगा, कौन पिछड़ा है, तो सारे लोग ये बांट रहे हैं। सबको न्याय दिलाया गया है, सबको न्याय दिया गया है। लालू जी के टाइम में न्याय की बात क्या करते हैं? न्याय राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी में जाकर के न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात मत कीजिए। वोट लिया जाता था। मोहसिन जी, ये मुद्दे और साथ ही साथ लालू के शासनकाल में क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में क्या हुआ? क्या नहीं लगता कि उस शासनकाल को कोसने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में रहकर मत कीजिए, जदयू में रहकर सोशल जस्टिस की बात मत कीजिए। दलितों की समस्या, दलितों के बारे में बोलना भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर के बेईमानी होगा। आपको अकलियतों के बारे में बोलना आपके लिए बेईमानी है। अकलियतों को और पिछड़ों के बारे में बोलना आपको सुना नहीं दे रहा है। साथ विकास, आज बिहार का नाम देश दुनिया में लिया जा रहा है। अब बिहारी बिहार का आपके चलते थोड़े हो रहा है दुनिया में। बिहार पहले ही और दिल्ली बॉम्बे में बिहार को ठीक है जनार्दन मिश्रा जी, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। जिसकी वजह से वो गाली सुनते थे, आज इज्जत से कॉलेज आप बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा था देश में भी। जनार्दन मिश्रा जी, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है लेकिन जनता से जुड़े हुए मसलों को नहीं उठाया जा रहा है, न उन पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं? यहाँ तो राजनीति हो रही है तो उन विषय पर हो रही है जिससे कि बिहार की जनता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बिहार की जनता के लिए वो मुद्दे नहीं है। अगर विधानसभा चुनावों की बात करें, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है चीन की, यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान की, यहाँ बात हो रही है कश्मीर के मुद्दे की, और बात हो रही है धारा 370 की। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं? नेहा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये भी जनता से जुड़े हुए हैं और इनका भी उतना ही सरोकार है जनता की जीवन से जितना कि ये स्थानीय मुद्दों का। लेकिन लोकसभा चुनावों में ये मुद्दे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। पूरा करना चाहता हूँ नेहा जी, नेहा जी, लेकिन जब आप विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो आपको कम से कम अपने 5 साल और जो पुरानी आपकी सत्ता है उसके कार्यों का अपना ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए और विकास की मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जैसा मैं अपने पहले भी बोल चुका हूं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय बिहार में वो बेरोजगारी का है। युवा जो है वो इस समय उसको सबसे पहले रोजगार चाहिए। तो अगर आप ऐसे बयानों को देकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है जनता को ये चीज समझ में आने लगी है और जनता इस चीज का जवाब अपने वोट के माध्यम से जरूर देगी। बिल्कुल, तो वोट के माध्यम से जाहिर तौर पर जनता जवाब देगी, और जनता क्योंकि वोट की चोट देती है और अपना फैसला सुना देती है, और ऐसे में जाहिर तौर पे अब बहुत जल्द विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके अंदर ये साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसे सर आंखों पर बिठाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के विषयों पर ही आज ये बहस हो रही है। नेताओं में बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है, क्योंकि हम बात बिहार विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, तो ऐसे में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के उस बयान की भी यहाँ बात हो रही है जिसने बिहार की राजनीति का तापमान एकदम से बढ़ा दिया। बिहार में नेता एक दूसरे पर बयानों के बाण छोड़ने में लगे हुए हैं, जुबानी जंग भी अपने आप में तेज हो गई क्या और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लग गई है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है राजेश भट्ट जी कि क्या आपको लगता है कि ये जो विषय है, बात जो अभी नित्यानंद राय जी ने कहा, या फिर बिहार में जो बीजेपी नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, क्या लगता है कि ये बिहार की जनता इन मुद्दों के सहारे बीजेपी की नैया पार लगा देगी या फिर एनडीए की नैया पार लग जाएगी? राजेश भट्ट जी। देखिए नेहा,
माननीय नित्यानंद राय जी ने जो बयान जारी कर कहा है उसमें बहुत सारी सच्चाई है। सच्चाई ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के कार्यकाल में दरभंगा मॉडल की काफी चर्चा रही है। महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट हुआ है। गांधी मैदान में प्रधानमंत्री के मौजूदगी में लगातार कई ब्लास्ट हुए हैं। यासीन भटकल का बिहार कनेक्शन देखा गया है। तो उनकी चिंता जायज है कि बिहार में कोई ऐसा प्रशासन के लिए मजबूत सरकार बने जिससे बिहार में इन आतंकियों का पनाह ना मिल पाए। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आप जेडीयू पे सवाल खड़े करते हैं तो इसके साथ साथ बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं? होता है जब बिहार में कोई बड़ी घटना हो जाती है तब मुख्यमंत्री का बयान आता है। हमेशा देखा गया है इन मुद्दों पे जदयू की पूरी सरकार बिल्कुल ही विफल नजर आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा ये घटनाएं आम बन गई हैं। मोहसिन अली जी, ये लगातार कहा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं इसलिए नित्यानंद राय ने इस तरह का बयान दिया है। नित्यानंद राय जी ने ये महसूस किया होगा कि शायद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं फिर से बिहार में ना हो पाए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट जो है एनडीए की ही बन रही है, कोई इस पर जब है ही नहीं तो फिर ये आरजेडी या गठबंधन के बारे में सोचना ही बड़ी अजीब बात है। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार ने 15 साल में जो काम किया है सबको लेकर के चल रही है। सपना देख रही है जी। अपनी बात पूरी करिए मोहसिन जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब गवर्नमेंट बिहार की जनता जो है प्रचंड बहुमत से एनडीए को जिता रही है, ये तो अभी लोग घूम रहे जान रहे हैं, सही पता चल जा रहा है कि सब कोई नीतीश कुमार को चाह रहा है उनको मुख्यमंत्री बनाना। और एनडीए की तरफ से जो नीतीश कुमार जी को नालंदा जिला में किसी विधानसभा से इतने प्रचंड बहुमत का उनको दबा है तो वो अपने चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हेलो, चुनाव तो लड़वाइए। नीतीश जी को बोले चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में। चुनाव तो उनके पार्टी के जो वर्कर हैं, आरसीपी टैक्स जो सुन रहे हैं, आरसीपी टैक्स जो बिहार में खुला गया है उनको बोलिए चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, वो 85 के बाद कभी चुनाव लड़े हैं क्या नीतीश जी? किसको जो है टिकट देना है, कहाँ से देना है, तो वो खुद 85 के बाद चुनाव लड़े हैं क्या नीतीश जी? मोहसिन जी, यहाँ देखिए, नीतीश जी से पूछिए 85 के बाद कभी चुनाव लड़े क्या बिहार में? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के किसी भी विधानसभा से और लोकसभा से खड़े होंगे तो सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब लड़वाइए तो कमरान भी है, बाढ़ से लड़वा दीजिए ना लोकसभा में। बाढ़ से क्यों नहीं लड़े? बन चुके हैं मोहसिन जी, माननीय नीतीश जी बड़े भाई को आप नालंदा जिला से किसी विधानसभा से लड़वाइए, बाढ़ से किसी से विधानसभा से लड़वा के दिखाइए ना, बहुत जनाधार है उनका। आप तो वही बात कर रहे हैं कि वो जो है सूरज के आगे तो वही चिराग वाली बात याद आ जाती है। तो उनको कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मेरा करके सोचने की बात है। एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। सर देखिए, मैं मौका दूंगी आपको बात रखने का। तेजी से बढ़ेगा लेवल में बिहार आ रहा है तो एनडीए की सरकार बनेगी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। सर वही तो एक सवाल है कि जब आप अपने काम को लेकर इतना ये आत्मविश्वास से लबरेज हैं, भरे हुए हैं, तो क्यों नहीं उस काम को आधार बनाकर जनता से वोट मांगा जाए? क्यों नहीं उस काम को आगे रखकर जनता से वोट मांगा जाए? सर आज जो स्थिति है सर, जिस बात का जिक्र अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी किया था कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, जो नीति आयोग के आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं कि प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो कितना ज्यादा है, बेरोजगारी का ग्राफ कितना ज्यादा है,
जो अभी हाल ही में श्रमिक वापस बिहार में पहुंचे हैं, क्या उनको रोजगार मिला? स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना काल में किस तरह से चरमराई हुई क्या और किस तरह की हकीकत है, ये सभी के सामने है। शिक्षा का स्तर कितना बेहतर हुआ है इन 15 सालों में, जिसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, ये भी सर सबके सामने है। बाढ़ आई और न सिर्फ अब आई बल्कि बिहार में पिछले कई सालों से आ रही है। आज जो है बिहार में 22वें नंबर पे है और उसका ग्राफ बहुत तेजी से नेशनल लेवल पर नीचे आ रहा है। यानी कि बिहार में क्राइम जो था अब तो समझिए कि बिल्कुल है ही नहीं, कहीं कहीं छुटपुट घटना घट जाती है। एक नंबर पे था, याद रखिए 15 साल तक जो है भारत में, इंडिया में बिहार जो है क्राइम में सबसे टॉप पे था। आज जो है 22वें पदांक पे है ये। तो बहुत चेक हुआ। अब शिक्षा की बात कीजिए, क्या लालू जी के टाइम में मात्र 94,000 जो है अपॉइंटमेंट हुआ। ये 15 साल में नीतीश जी ने 6.5 लाख जो है वो लोग जो है वो रोजगार पा चुके हैं। और रहा सवाल कोरोना वाली बात, तो मैंने बताया ना कि 15 से 20 लाख तक डाटाबेस तैयार हो चुका है और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि अब बिल्कुल सारे बिहारी जो है अब यही जॉब करेंगे। राजेश यादव जी, आप लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, मोहसिन जी कह रहे हैं कितना विकास हो गया कि बस अब जनता के बीच जाना है और ये कहना है कि वोट दे दीजिए। आपको क्यों नहीं दिख रहा वो विकास? नहीं 6 लाख बहाल किए, कहाँ बहाल किए 6 लाख? कितने लोगों को रोजगार दिए, सरकारी नौकरी दिए, बहाल किए? आजकल वेबसाइट में जाइए और 2005 से 10 से 15 सर वो वेबसाइट तक ही सीमित है या फिर धरातल पर दिखाई दे रहा है? वेबसाइट तक ही सीमित है, कागजों तक ही सीमित है क्या सर? मोहसिन जी 10 लाख रोजगारों को रोजगार देंगे तो आप लोगों ने हंगामा कर रखा है नीतीश जी ने। कि नीतीश जी को पूछना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, कितने को रोजगार दिए, कितने को नौकरी दिए 200 अपने शासनकाल में? नीतीश जी क्यों नहीं पूछते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से? ठीक है राजेश भट्ट जी, इतना काम अगर नीतीश बाबू ने कर दिया, सुशासन बाबू ने कर दिया, फिर प्रधानमंत्री को क्यों अभी चुनावी घोषणाएं करने की जरूरत पड़ रही है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई करोड़ों रुपए की चुनावी घोषणाएं की, कई कार्यक्रमों का शिलान्यास किया, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी? देखिए नेहा जी, नीतीश कुमार जी सिर्फ विकास का ठिठुरा पीट रहे हैं। विकास के नाम पर बिल्कुल ही नाकाम साबित हो गए हैं। टेंडर पॉलिटिक्स की राजनीति उन्होंने किया है। भवन शिक्षा के लिए भवन का होना उतना जरूरी नहीं है जितना शिक्षक का होना जरूरी है। आज स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े अस्पताल के बिल्डिंग तो बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्सें बहाल नहीं हो पा रही हैं। तो रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल ही विफल है। ये टेंडर का पॉलिटिक्स पेश कर रहे हैं। बिहार के विकास का जो ठिठुरा नीतीश कुमार जी पीट रहे हैं, विकास के नाम पर बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए हैं। सर अभी कुछ दिन पहले तक आप भी उसी गठबंधन के साथ थे, आपकी सीटों पर बातचीत नहीं बनी, तो आप ये कहने लगे कि अब नीतीश कुमार जो हैं वो बेहतर काम नहीं किया, उन्होंने विकास का काम नहीं किया। जदयू से मेरा कभी गठबंधन नहीं रहा, मेरा भाजपा से गठबंधन है। भाजपा के साथ आज भी मेरा केंद्र में गठबंधन है, आगे भी बना रहेगा। और 10 तारीख को आप देखेंगी जो चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं, उसमें भाजपा के नेतृत्व में लोजपा की एक मजबूत सरकार बिहार में हम देने जा रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व में लोजपा की आप सरकार देने जा रहे हैं। मोहसिन अली जी, जेडीयू को साइडलाइन करने की कोशिश है क्या? कुछ भी नहीं है, या फिर सब कुछ देखते हुए आंखें मूंदी जा रही है? एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं सर। देखिए आप लोग सभी फोन लाइंस पे हैं और ऐसे अगर आप कहेंगे तो जाहिर तौर पे आवाज ना क्लियर आएगी, ना पता चल पाएगा कौन बोल रहा है। मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि भाजपा के नेतृत्व में लोजपा की सरकार बनने जा रही है, इस बात को कह रहे हैं राजेश भट्ट जी, तो क्या जेडीयू को साइडलाइन करने की कोशिश है क्या? और ये सब कुछ जानते हुए भी कि पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है, नीतीश कुमार चुप क्यों है? बिहार की 12 करोड़ जनता ये मन बना चुकी है। एक मोहसिन जी को बोलने दीजिए। एक सेकंड, ऐसे नहीं, पूरा इसका जो असलियत बता दिया कि आप क्या है, आपका क्या औकात है, और कह दिया उन्होंने आप जो है हमारे मोदी ऐसे नहीं ना सर, नहीं लगा सकते हैं। ऐसे करेंगे देखिए नहीं समझ आएगा कौन बोल रहा है। एक एक करके बात रखिए,
एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी दलितों की औकात बताने वाली पार्टी है। दलितों को जब वो अपना रहता है तो यूज करता है, उसके बाद औकात बताने लगता है दलितों का। तो दलित समझ रहे हैं बिहार का, दलित समझ रहे हैं। इस बार औकात बता दिया जाएगा। जातिवाद पे आप आ गए, यहाँ जातिवाद की बात नहीं हो रही ना सर। विकास का मुद्दा कहाँ है? जातिवाद, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, कश्मीर, आतंकवाद, ये मुद्दे आप उठा रहे हैं सर, लेकिन इसके अंदर विकास के मुद्दे कहाँ गुम हो गए? एक सवाल मेरा मोहसिन जी से था, उसका जवाब मैं पहले ले लूं। मोहसिन जी, अभी राजेश भट्ट जी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में लोजपा की सरकार बनने जा रही है। सब कुछ जो जेडीयू है वो जानती है, नीतीश कुमार जानते हैं कि पर्दे के पीछे से क्या खेल खेला जा रहा है और क्या खेल खेलने की कोशिश हो रही है। बावजूद इसकी चुप क्यों है? देखिए नेहा जी, मुंगेरी लाल का सपना देखना थोड़ी बना है। अब उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि जब बड़े नड्डा जी साहब जो अध्यक्ष जी महोदय हैं, हमारे जो है सुशील मोदी जी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि लोजपा से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो एवं के वो नाम नहीं ले, उनका पोस्टर नहीं लगा है नरेंद्र मोदी जी साहब का। तो अब ये जबरदस्ती ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये लोजपा जाने। बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उन्होंने साइड कर दिया है कि लोजपा से मेरा कोई रिश्ता नहीं। जब गठबंधन में नहीं तो फिर रिश्ता कैसा? ये तो अंडरस्टूड है भाई। राजेश भट्ट जी, पोस्टर लगाने के लिए मना किया, फिर भी जब पोस्टर लगे हुए हैं तो उसमें भाजपा को दिखाया गया है, नेताओं को दिखाया जा रहा है भाजपा के, क्यों? अब बीजेपी कार्रवाई करेगी। नेहा जी पोस्टर की चर्चा कर करके जदयू माननीय प्रधानमंत्री जी के चित्रों को दिखा के अगर विकास का ढिढोरा पीट कर अगर बिहार के जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री सर वहाँ पे भी रैली करेंगे जहाँ पर लोजपा के प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। आप 143 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, वहाँ पे भी प्रधानमंत्री की रैली है। प्रधानमंत्री देश के विकास पुरुष है, हमारे रोल मॉडल है। तो सर अंतर्राष्ट्रीय विकास पुरुष, रोल मॉडल, सर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं ना, वो तो अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। सिद्धांतों और नीतियों की अगर बात करेंगे तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। सर ये बताया तो ये भी जा रहा है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाजपा पे अभी तक थे लेकिन अब लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। फिर कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन बीजेपी से हैं, एनडीए से हैं, और वो नहीं चाह रहे हैं कि आप मेरा फोटो लगाइए, मेरा नाम दीजिए। अपनी हैसियत दिखला दिया और अगले ने भी आपको हैसियत दिखा दिया कि क्या है। अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया है तो जो है दलित के बराबर हैसियत दिखलाता है। माननीय जीतन राम मांझी को हैसियत दिखलाए थे, चुनाव में फिर आप ले गए, साथ ले गए। और रामविलास जी के, स्वर्गीय रामविलास जी के हैसियत दिखला रहे हैं। नहीं राजेश यादव जी, आपने अभी जातिवाद की भी बात की, लेकिन क्या नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में ये तो जातिवाद का जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये लोग आरोप लगाते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये कैसे न्याय की बात है? ये कैसे न्याय की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को सोशल जस्टिस इनको पसंद नहीं है, जदयू को। ये हम जब मुद्दा उठाते हैं सामाजिक न्याय की बात, ये कहते हैं जातिवाद। हम जब धर्मनिरपेक्षता की बात उठाते हैं। जनार्दन मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर बिहार की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर तमाम वो मुद्दे गुम हो जाते हैं जो कि सीधे जिससे जनता सरोकार रखती है। एक सेकंड सर, हाँ जी सर, रखिए अपनी बात रखिए। सर अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? चलिए ठीक है जनार्दन जी, सवाल मेरा आपसे है क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां हैं यहाँ पर, अगर सवाल इस बात को लेकर है कि वो मुद्दे आखिर कहाँ हैं
जिससे सीधा जनता को फर्क पड़ता है, जनता जिससे प्रभावित होती है। और अब जो अहम विषय ये भी है कि जातिवाद का जहर घोलने का काम किया जाता है और कहीं ना कहीं क्योंकि 16% जो दलित वोट है उस पर कब्जा करने की कोशिश होती है, उसी पर खींचतान होती है। जहां जीतन राम मांझी को देखा जाए, वो कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी है, तो यहाँ पर चिराग पासवान कहते हैं कि हम तो दलितों के हितैषी हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में सर ऐसा देखा गया है कि कभी भी दलित वोट बैंक एक तरफा नहीं पड़ा है। पिछली बार आरजेडी को सबसे ज्यादा मिला था, लेकिन ऐसे में क्या ये कैटेगराइज करना सही है? सर वो तो जनता बताएगी सर, वक्त का इंतजार करिए सर, जनता बताएगी। जनार्दन जी। नेहा जी देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी बन के उभरा है, लेकिन जो विपक्ष है और जो सत्ता पक्ष है वो जनता को जो मुद्दे की बात है उससे बात करने से कतराते हैं। और चीजें हैं, देखिए आरोप और प्रत्यारोप तो चुनाव के मौसम में एक आम सी बात है, लेकिन अगर यहाँ पर बात आतंकवाद की होती है तो एक मामला सेंसिटिव बनता है। अगर आप बात को वहां पे जनता को डरा कर और इस तरीके से सोचते हैं कि आप वोट को कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये एक प्रश्न चिन्ह बनता है सत्ता पक्ष की काबिलियत पर। क्योंकि अगर आपने 15 साल तक वहां पर विकास का कार्य किए हैं तो इस समय आपको इस तरह के आतंकवाद के मुद्दे के, जातिगत मुद्दे पर और इस तरह के मुद्दों को गरमाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे बढ़िया, सबसे जो जनता को जरूरत है कि क्या आपका विकास का एक मॉडल था जिसमें कहां तक आपने सफलता प्राप्त की है और अगले आने वाले 5 सालों में हम लोग इसको कहां तक लेके जाएंगे, इस पर बात हो तो जनता के लिए भी भले की बात होगी। लेकिन ये बयानवीर जो है, ये दोनों मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से रहते हैं, जो जनता को मुद्दों से भटकाते हैं, ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिससे उनको लगता है कि ये गर्मा गर्मी बढ़ेगी और उसमें वोट में बदल सकती है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं से विकास से दूर करती हैं और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही शामिल हैं। आप किसी को नकार नहीं सकते, क्योंकि एक मुद्दे को बढ़ाया जाता है, उसको दूसरे लोग उसको और खींचना शुरू कर देते हैं। अभी अगर इस बयान पर कोई ऐतराज नहीं है तो भाजपा ने उसका डिफेंड तुरंत उसको बचाने की कोशिश की, बचाव की कोशिश की है। उन्होंने बोला कि इसमें जो हमारे गृह राज्य मंत्री जी है वो आतंकवाद की बात करना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद के लिए आतंकवाद के खिलाफ भाजपा ने काफी कार्य किया है, लेकिन जो ये उनका बयान आया है वो सीधे सीधे बिहार चुनाव से संबंधित है। तो ये कहीं ना कहीं जनता समझती है कि ये चुनावी मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अहम विषयों से ध्यान भटकाने की कोशिश है या फिर उन नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश है जो कि सरकार की तरफ से कमियां के तौर पर उभर के सामने आए। ऐसे में एक ऐसा शिगुफा छोड़ दो जिसके ऊपर तमाम राजनेताओं का, तमाम पार्टियों का ध्यान जाए, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाए, एक दूसरे पर आरोपों के बाण छोड़े जाए। क्या ये वजह है किस तरह का बयान दिया गया? मोहसिन जी देखिए, उनका बयान जो है उनका अपना निजी, उनकी अपनी सोच है। जहाँ तक भाई साहब कह रहे हैं तो सर ये निजी सोच का बयान है क्या? ये निजी सोच का बयान है क्या सर? नहीं, ये निजी सोच का बयान है। आप पब्लिक नहीं, आप पब्लिक मंच पर आकर अगर इस तरह का बयान देते हैं तो ये निजी बयान है क्या? इसका क्या गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा? क्या इसका जनता पर असर नहीं पड़ेगा या राजनीतिक पार्टियों पर असर नहीं पड़ेगा क्या? मोहसिन जी। हेलो जी सर, ये निजी बयान कैसे है, मुझे इसको बता दीजिए तफसील से। भाई ये बयान जो है आप मैंने तो बताया ना कि ये उनका अपने सोच है, उनके अपने विचार हो सकते हैं। वो गृह मंत्री हैं, वो अपने नजरिए से जो भी सोच रहे हैं वो अपना बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ विकास मुद्दा है। यहाँ किसी तरह का जो क्राइम करता है, क्राइम क्रिमिनल बता दिया ना, क्राइम करप्शन। सर अभी तक के अगर बयान देखे जाए वहाँ पे विकास का मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू का मुद्दा तो ये नजर आ रहा है कि पिछले 15 सालों में, यानी कि जब आरजेडी की सरकार रही तो वहां पर कितने घोटाले हुए, कैसा कार्यकाल रहा, मुद्दा तो ये नजर आ रहा है जेडीयू के नेताओं की तरफ से। भाई हमारे तरफ से तो मुद्दा सिर्फ विकास क्या, हम ये बता रहे हैं कि 15 साल में हमने क्या काम किया है। 15 साल पहले क्या हुआ है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीतीश जी 56 घोटाले किए, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान था 15 में।
नीतीश सरकार ने 10 साल में 56 घोटाले किए, किसी भी तरह का 56 घोटाले किए। एक वो तो बेदाग है, उनका तो कोई दाग ही नहीं है। आप उस पर मैं बात कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सुशील मोदी जी ने कहा था कि नीतीश जी ने सबको ठगा, जीतन राम मांझी को ठगा, लालू जी को ठगा, राज्य की जनता को ठगा। 15 में बयान था नीतीश जी। राजेश यादव जी, आप भी इससे पहले नीतीश कुमार को कोसते रहे और उसके बाद जब आपका वक्त आया तो नीतीश कुमार के साथ जाके सरकार बना ली। ये भी सभी के सामने है किस तरह से दो राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में सत्ता में आने के लिए कितनी ललायत दिखाई देती है, ये सभी के सामने है सर। यहाँ सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं हो रही है, सभी राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल ये राजनीति है और ये राजनीतिक पार्टी है जहां पर जिसकी दाल गलती है वो वहीं पर आने को आतुर दिखाई देता है और ये बिहार की राजनीति में अक्सर देखा जाता है। न सिर्फ बिहार की राजनीति में, अगर देश की राजनीति में भी देखें तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहरहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।